से जो ये कैरेबियन आइलैंड था और इसके साथ ही जितने भी एरियाज जो थे जो पोर्टुगीज के अंडर थे या जो कि स्पेनिश वगैरह लोगों के अंडर थे, वहां पे एक तरह से इंडिगो कल्टीवेशन जो था वो हो गया बंद। तो उस दौरान क्या हुआ कि कुछ जो लोग थे इन्होंने सोचा कि कहाँ चलते हैं इंडिया। अब ये इंडिया में क्यों आना चाहते थे? जैसा कि हमने पहले बात की ना कि जो इंडिया है उसका जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट था ये सूटेबल था फॉर द ग्रोथ ऑफ व्हाट, इंडिगो। तो इन्होंने सोचा कि कहाँ चलते हैं, अब चलते हैं इंडिया और वहां पे जाके हम अपनी क्या करेंगे, कल्टीवेशन स्टार्ट करेंगे। तो जब ये लोग यहाँ इंडिया में आए तो उस वक्त सबसे पहले सिचुएशन आप ये समझ लीजिए कि 1810 में क्या हो रहा था कि 95% जो हम कहते हैं इंडिगो था ना, वो इंपोर्ट करता था ब्रिटेन। कहाँ से? फ्रॉम बंगाल। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि ब्रिटेन को जितना इंडिगो चाहिए उसका 95% हिस्सा कहाँ से आ रहा है? बंगाल से। तो इसी वजह से बहुत से जो प्लांटर्स हैं उन्होंने क्या सोचा कि हम कहाँ चलते हैं, हम चलते हैं इंडिया और वहां पे क्या करेंगे, वहां पे ग्रो करेंगे इंडिगो। तो जब ये इंडिया में आए प्लांटर्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो इन्होंने कुछ ऐसे, हम डिस्कस कर रहे हैं मैथड्स की जो कि इंडिगो कल्टीवेशन में यूज होते थे। तो सबसे पहला मेथड था निच सिस्टम। ठीक है, तो अब ये निज सिस्टम क्या था? अंडर दिस सिस्टम द प्लांटर प्रोड्यूस्ड ऑन लैंड व्हिच वाज अंडर हिज कंट्रोल बाय वे ऑफ ओनरशिप और रेंट बेसिस लार्ज फर्टाइल एरिया वाज रिक्वायर्ड फॉर इंडिगो कल्टीवेशन। तो यहाँ ना मैं आपको कुछ चीज समझा दूं क्योंकि बहुत से बच्चे जो है वो क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्लांटर वर्ड जो है वो किसके लिए यूज किया गया। हम प्लांटर यहाँ पे उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो खेतों में काम करने वाले थे। प्लांटर वो लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया अपना पैसा, किस लिए? ताकि इंडिगो कल्टीवेट करवा सके। तो सबसे पहला सिस्टम क्या है? निज सिस्टम। इसमें जो प्लांटर है ना, यानी जो बंदा सारा कुछ करवाना चाहता वो क्या करता था, या तो लैंड खरीद लेता था या फिर उसे रेंट बेसिस पे ले लेता था। और ये बहुत लार्ज फर्टाइल लैंड जो था ना ये लिया जाता था, क्योंकि अगर आपको इंडिगो उगाना है ना तो उसके लिए आपके पास बहुत फर्टाइल लैंड होना चाहिए। तो अब ये लोग क्या करते थे, एक लैंड जो है उसको रेंट पे लेके या खरीद के उस पर अपने वर्कर्स रखते थे और उनसे क्या करवाते थे, सारी कल्टीवेशन करवाते थे। किसकी? इंडिगो की। ऐसे ही एक सेकंड सिस्टम था जिसे कहा जाता है रियोती सिस्टम। अब रियोती सिस्टम में क्या था? अंडर दिस सिस्टम planters entered into contract with riots or village headman and provide them with loan to grow indigo with the condition to keep 25% land exclusively for indigo cultivation. अब जो प्लांटर है ना वो क्या करेगा, वो अपना लैंड नहीं खरीदेगा, ना लैंड रेंट पे लेगा। वो क्या करेगा, रियोट से बात करेगा। रियोट्स आपको बताया ना जो कल्टीवेटर होते हैं, उनसे बात करेगा, या जो विलेज का हेडमैन है उससे एक क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ना रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें आप क्या करते हैं, कुछ अपने एक प्रॉपर कंडीशंस लिख लेते हैं। तो इसमें जो कंडीशन लिखे जाते थे वो ये होते थे कि पहला, जो हेडमैन है या रियोट है वो खुद उगाएंगे क्या, इंडिगो अपनी लैंड पे उगाएंगे और कम से कम जो 25% हिस्सा है ना उनकी लैंड का, उसको किस चीज के लिए यूज करेंगे, इंडिगो कल्टीवेशन के लिए यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या होता था कि उनको फैसिलिटेट करने के लिए या तो उन्हें लोन प्रोवाइड किया जाता था पहला, अगर वो नहीं खुद से उगा सकते ना, उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो उन्हें लोन प्रोवाइड किया जाता था। एंड उन्हें कुछ रेंट वगैरह दिया जाता था। उन्हें ये कहा जाता था कि इंडिगो बेचने के बाद जो इनकम है उसमें से कुछ हिस्सा आपको दे दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ सिस्टम था जो फॉलो किया जाता था किसमें, रियोती सिस्टम में। बट लेटर स्टेजेस में क्या हुआ कि जो ये रियोती सिस्टम था ना, इसमें जो ये रियोट्स थे इन्होंने क्या रियलाइज किया कि बहुत ही ऑप्रेसिव सिस्टम था जो ये कल्टीवेशन का सिस्टम था। अब जो प्रॉब्लम्स फेस की इंडिगो कल्टीवेटर्स ने, है ना, जिनकी हम बात करें, जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे, यानी कौन थे, जो थे रियोट्स। तो रियोट्स ने सबसे पहली चीजें जो नोटिस की वो क्या थी कि इनकम फ्रॉम इंडिगो वाज लेस। जो इनकम उन्हें रिसीव होती थी ना रियोट्स को, वो बहुत ही लेस थी, बहुत ज्यादा लेस। वो इतनी थी ही नहीं कि जिसे वो ये कह सके कि हाँ दे वर एबल टू एंजॉय समथिंग विद इट। एंड सेकेंड चीज जो थी वो ये थी कि कल्टीवेटर्स गॉट ट्रैप्ड इन नेवर एंडिंग लोन साइकिल। हमने भी पहले बात की ना कि जो प्लांटर्स थे वो उन्हें लोन प्रोवाइड करते थे, किन्हें, रियोट्स को प्रोवाइड करते थे लोन, किस लिए कि वो इंडिगो कल्टीवेट कर पाए। तो वो जो लोन था
उस पे इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा होता था कि वो इंटरेस्ट रेट कभी वो पे ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि इनकम बहुत कम थी। तो जब उनके पास इनकम ही नहीं है, पैसा खुद के लिए ही नहीं बच रहा, तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे। तो ये लोन जो थे ना साल दर साल चलते ही रहते थे, एक नेवर एंडिंग साइकिल के जैसे, और वो इन लोन्स के जाल में से कभी बाहर निकल ही नहीं पाते थे। Moreover, the land became infertile and unsuitable for growing rice crop. अब ये चीज ऐसी क्यों हुई ये भी समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं इंडिगो की, इसके जो रूट्स होते हैं ना इंडिगो के, ये रूट्स ना बहुत डीप जाते हैं लैंड के अंदर। तो उससे क्या होता है कि जो लैंड होती है ना वो इनफर्टाइल हो जाती है, यानी दोबारा उस पर कोई चीज उग ही नहीं सकती। तो जैसे कि अगर हम बंगाल की बात करें, वहां पे सबसे ज्यादा राइस ग्रो किया जाता है। तो इतना इनफर्टाइल हो जाता था लैंड कि वहां पे राइस तक भी ग्रो नहीं हो पाता था, मतलब वो एकदम इनफर्टाइल बन जाता था लैंड, आप वहां पे कुछ भी नहीं उगा पा रहे। तो आपने क्या देखा, जो रेओट्स हैं को क्या प्रॉब्लम आ रही है, पहला इनकम भी नहीं मिल रही है ना, सेकंड इनके साथ क्या हो रहा है, नेवर एंडिंग लोन साइकिल में फंस गए, तीसरा इनके साथ क्या हो रहा है, इनकी लैंड जो वो बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन में पहुंच गई है, इनफर्टाइल हो गई है। तो इसके बाद क्या चीज हुई, इसके बाद ये लोग विद्रोह पे उतर आए। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ब्लू रिबेलियन। अब ब्लू रिबेलियन क्यों कहते हैं, देखिए हमने कहा ना इंडिगो ब्लू कलर का पाउडर है, तो जो विद्रोह किया गया उसे क्या कहा जाता है, ब्लू रिबेलियन। तो इन मार्च 1859 a rebellion broke in Bengal. The rebels were the indigo cultivators. तो हुआ क्या, एक बहुत बड़ा एक विद्रोह छिड़ गया। जितने भी इंडिगो कल्टीवेटर्स थे ना, ये लोगों ने क्या कहा कि इतना ऑप्रेसिव सिस्टम है ना, हमें इनकम हो रही है और हमारी लैंड भी खराब हो रही है और हम नेवर एंडिंग लोन साइकिल में फंस गए हैं। तो इन्होंने एक विद्रोह जो था वो 1859 में छेड़ दिया अगेंस्ट द प्लांटर्स। जो प्लांटर्स थे ना, जितने भी वो रिच क्लास लोग थे, ना प्लांटर्स, तो उनके अगेंस्ट उन्होंने एक विद्रोह छेड़ दिया। तो उस दौरान क्या क्या हुआ, उस दौरान इन्होंने क्या किया, जितनी भी फैक्ट्रीज थी वहां पे जाके तोड़ फोड़ कर दी, कल्टीवेशन से मना कर दिया, और जो प्लांटर्स थे उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इवन जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो भी बहुत ज्यादा कॉशियस हो गए। ब्रिटिशर्स को लगा कि कहीं ये विद्रोह इतना ज्यादा ना बढ़ जाए कि जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को कहीं यहाँ से भागना ही ना पड़ जाए। तो इस चक्कर में उन्होंने कुछ जगह तो आर्मी भी लगा दी, आर्मी भी कुछ जगह बिठाई गई, सो दैट क्या हो, प्लांटर्स जो है उनको सेफ गार्ड किया जा सके। तो जब ऐसी सिचुएशन हो रही थी, इतने हालात बिगड़ रहे थे, तो ये बात किन तक पहुंची, ये बात पहुंची क्वीन विक्टोरिया तक। So, Queen Victoria ordered magistrate of Barasat to issue an order जिसमें क्या कहा गया था, which states that riots would not be forced to enter into indigo contracts। ये जो क्वीन विक्टोरिया जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं, जब इनके पास ये बात पहुंची ना अबाउट द इंडिगो रिबेलियन या ब्लू रिबेलियन, तो जो मैजिस्ट्रेट थे बारासात के, ये वेस्ट बंगाल में एक जगह है बारासात, उनको उन्होंने क्या कहा कि आप एक ऐसा ऑर्डर इशू कीजिए जिसमें ये कहा जाएगा कि जितने भी रियोट्स हैं उन्हें इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, यानी कोई उनसे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं कराएगा इंडिगो उगाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज हुई। लेकिन इसको भी ना एक तरह से आप ये कह सकते हैं गलत जानकारी पहुंची किन तक, रियोट्स तक। रियोट्स को लगा कि क्वीन ने ये कहा है कि अब ने इन फ्यूचर कभी भी इंडिगो उगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्वीन ने तो ये ऑर्डर इश्यू करवाया था ना कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में फोर्सिबली एंटर नहीं करवाया जाएगा किसी रियोट को। लेकिन रियोट्स ने क्या सोचा कि जितने भी आज तक कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे वो भी खत्म, और आगे से उन्हें कभी भी इंडिगो उगाने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। तो इस वजह से कहीं क्या हुआ था कि कुछ हालात और बिगड़ गए थे, जो ये विद्रोह था ये थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया था। तो इन सब चीजों को देखते हुए उस टाइम क्या किया गया, एक कमीशन बिठाया गया। तो एक सेटअप ऑफ कमीशन, एक कमीशन बिठाया गया जिसे हम कह सकते हैं क्या, इंडिगो कमीशन। सो एन इंडिगो कमीशन वाज सेट अप टू लुक इनटू द मैटर। एक ऐसा कमीशन क्या होता है कि एक ना ग्रुप होता है जिसमें कुछ लोग, या जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स थे, उनको क्या कहा गया कि आप एक कमीशन सेटअप कीजिए और ये जो सारा मैटर हुआ है ना जिसकी वजह से रियोट्स ने इतना बड़ा विद्रोह कर दिया है, आप जरा इस मैटर को देखिए और बताइए कि आखिर सिचुएशन क्या है। तो जो ये पूरा कमीशन था ना, ये जगह जगह गए, इन्होंने रियोट्स से बात की, प्लांटर्स से बात की, सबसे बात करने के बाद इन्होंने एक कंक्लूजन निकाली। तो दे कंक्लूडेड व्हाट, कि प्लांटर्स वर फाउंड गिल्टी,
ये कहा गया कि जो प्लांटर्स थे ना, इन्होंने गलती की थी। इनके बारे में क्या पता चला कि हाँ ये गुनहगार थे, इन्होंने गलत किया था। तो गलत क्या किया था इन्होंने? तो ये देखा गया कि जो प्लांटर्स थे दे वर फोर्सिंग रियोट्स टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, यानी जितने भी प्लांटर्स थे ये उनको फोर्सिबली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाते थे किन्हें? रियोट्स को, कि आपको इंडिगो हमारे लिए उगाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये चीज थी। और क्या देखा गया? ये कि इंडिगो कल्टीवेशन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रियोट्स। जो रियोट्स यानी कल्टीवेटर्स थे, अगर वो इंडिगो कल्टीवेशन करते थे, इंडिगो उगाते थे, तो वो उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं था। कैसे? हमने पढ़ा ना, क्या इनकम बहुत ही लेस हो रही थी, और जो लोन्स थे वो भी खत्म होने का नाम ले रहे थे, और उनकी जो लैंड थी वो भी काफी इनफर्टाइल हो गई थी। हमने ये तीनों पॉइंट्स पढ़े ना अभी। तो इस वजह से जो रियोट्स थे उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं था इंडिगो कल्टीवेशन करना। एंड एक चीज और कही गई, वो ये थी कि रियोट्स वर आस्क्ड टू फुलफिल द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बट दे गॉट द राइट टू रिव्यूज इंडिगो कल्टीवेशन इन फ्यूचर। मतलब रियोट से कहा गया कि अभी जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, उसको तो आप पूरा कर दीजिए। क्योंकि एक बार ही, अगर मैं आपको एक नॉर्मल वे में बताऊं, अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना जरूरी होता है एज पर लॉ। तो कमीशन ने क्या कहा रियोट से कि अभी जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है उसे तो आप फुलफिल कर दीजिए, लेकिन फ्यूचर में हम आपको ये हक देते हैं कि आप रिफ्यूज कर सकते हैं। जितने भी प्लांटर्स है ना, आप उनको रिफ्यूज कर सकते हैं कि मैं इंडिगो कल्टीवेशन नहीं करूंगा। क्योंकि अर्लियर क्या हो रहा था कि जो प्लांटर्स होते थे, इन्हें फोर्स करते थे ना, कुछ भी लाइक बहाना लगा के या कुछ भी उनको लोन वगैरह की बातें बोल के, जो भी था, उनको क्या करते थे, फोर्स करते थे कि आप जो है हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होइए। तो अब रियोट को यह हक मिल गया कि वो रिफ्यूज कर सकता है कि वो इंडिगो कल्टीवेशन नहीं करेगा। आफ्टर द रिवोल्ट द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो केम टू एन एंड इन बंगाल एंड शिफ्टेड टू बिहार। अब जितना ये रिवोल्ट हुआ था, कमीशन बैठा था, ये सारा प्रोसेस जब हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ये प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो थी ना, ये खत्म होगी। कहाँ पे? बंगाल में। अब बंगाल में ये अपने एंड पे आ गई, और जो प्लांटर्स थे वो धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट होने लग गए? बिहार में। ठीक है, तो एक इसमें आपको मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ, यही नहीं कि सिर्फ ये बंगाल में इस वजह से एंड हुआ कि क्योंकि वहां पे रिवोल्ट हुआ था। एक्चुअली क्या था कि कुछ डाइज भी इन्वेंट हो गई थी, कुछ ऐसी सिंथेटिक डाइज इन्वेंट हो गई थी जो भी अब लोग यूज करने लगे थे। किसके लिए? अपने क्लोथ्स को डाई करने के लिए। तो उस वजह से भी थोड़ा सा डिमांड में क्या आया था? डिक्रीज हो गए थे डिमांड, थोड़ा सा डिमांड में कमी आई थी इंडिगो की। एंड क्योंकि और ये हुआ था और साथ ही विद्रोह हुआ था, तो बंगाल में इंडिगो कल्टीवेशन पूरी तरह से एंड हो गया। एंड बाद में ये कहाँ पे शिफ्ट हुआ? जितने भी प्लांटर्स थे वो कहाँ चले गए? बिहार में। और ये वहां पे कल्टीवेशन करने लगे। लेकिन कुछ सालों बाद वहां पे भी सेम सिचुएशन अराइज हुए कि जब लोगों को लगा कि उन्हें लॉस हो रहा है, तो क्या हुआ? वो लोग भी वहां पे रिवोल्ट पे उतर आए। तो वहां पर भी कुछ ऐसी रिवोल्ट वाली सिचुएशन पैदा हो गई थी। और उस रिवोल्ट में एक चीज ये भी हुई थी कि जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने जो चंपारण का रिवोल्ट था ना, वहां पे पार्टिसिपेट किया था। जैसे हम ये कह सकते हैं चंपारण सत्याग्रह जो था, वहां पे भी उन्होंने, महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। तो अब हम समझ चुके हैं सारे सिचुएशन इस चैप्टर में कि हुआ क्या है। अगर हम फिर से बात करें, पहले तो मेथड्स बनाए गए रेवेन्यू कलेक्ट करने के, जिसमें कौन कौन से थे? पहला था परमानेंट, दूसरा फिर कौन सा आया? महलवाड़ी सिस्टम, फिर कौन सा आया? रियोतवाड़ी सिस्टम। एंड इसके बाद हमने क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया, और ये सारी चीजों के बाद एंड में हमने डिस्कस किया अबाउट इंडिगो। तो अब आपको ये पूरा प्रोसेस इस चैप्टर का समझ आ चुका है, राइट?